प्रधानमंत्री मोदी के आपदा वाले बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने जवाब दिया है। केजरीवाल का कहना है कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। पहली आपदा बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं, दूसरी आपदा बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं और तीसरी आपदा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली सरकार के काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। तीन तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो तीन आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। और अरविंद केजरीवाल के आवाज को लेकर भी पीएम ने निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब दिया है। शीश महल वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2700 करोड़ का घर आपने अपने लिए बनवाया, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, 10 लाख के सूट पहनने वालों के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। और प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल की अपील, आप लंबी लकीर खींचे। आप लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा हो जाता। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 बनाते। मैंने 22,000 क्लास बनाई, आप 1 लाख बनाते। आप काम करते तो मुझे गाली नहीं दे रहे होते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते। प्रधानमंत्री जी लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। और इस तरह के बयान रुके नहीं केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने पूर्वांचली समाज को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने पूर्वांचली समाज के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने कहा पूर्वांचली दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 2014 के पहले कच्ची कॉलोनियों में काम नहीं। 10 साल में आप सरकार ने कच्ची कॉलोनी में काम किए। पूर्वांचली समाज को हमने इज्जत की जिंदगी दी। पूर्वांचली समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब भाई दिल्ली में आते हैं, या तो पढ़ने आते हैं या नौकरी ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें दिल्ली में किराए पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो कच्ची कॉलोनियों के अंदर सस्ते किराए पे या तो ले लेते हैं जगह, और या खरीद लेते हैं सस्ती कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली के अंदर लगभग मोटे मोटे तौर पे सब पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं।
दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। हमने अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई, सीवेज सिस्टम दिया, पानी की पाइपलाइन बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको इज्जत की जिंदगी दी। 2020 में मेरे को याद है, शायद 5 दिसंबर का दिन था, जब हरदीप पुरी जी और ये आए थे और दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल समाज के लोगों को 2019 या 2019 के पहले वो प्रॉमिस करके गए थे 40 लाख दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। 5 साल में 25,000 लोगों की रजिस्ट्री हुई है, 40 लाख के मुकाबले 25,000 लोगों की। तो लोग कहने लगे हैं, जो कहते हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, और कुछ करे ना करे, जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं करते। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है। ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए गए। पूर्व सीएम केजरीवाल का नाम लिए बगैर पीएम ने शीश महल को लेकर उन्हें घेरा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और दिल्ली के अशोक विहार में प्रधानमंत्री मोदी ने अब जिस तरीके से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, खुद महिलाओं को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां उन्होंने सौंपी। टीवी 9 संवाददाता आनंद पांडे कुछ लाभार्थियों से यहां पर मिले और उनसे बातचीत भी की। आज प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को फ्लैट्स बांटे। हमारे साथ मंजूर भाई हैं। मंजूर भाई, आप कहाँ रहते थे? जेलर वाली बाग में है। अच्छा, पहले आप झुग्गी में रहते थे? शुरू से झुग्गी में हूँ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के वैसे? बिहार के हूँ। अच्छा, कितने साल से आप रह रहे थे दिल्ली में? यहाँ तो 1986 में मैंने आया हूँ और बाल बच्चा को लेकर के 1995 में आया था। तो आप झुग्गी में रहते थे, अब आपका अपना पक्का मकान है? जी, अब पक्का मकान हुआ। अब मेरी जिंदगी लौटा है। पहले नहीं, कोई ठिकाना नहीं था, खाने पीने के भी हम लोग को ठिकाना नहीं था। आज मकान मिला, आज छत मिला, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा जिंदगी हमारे मिल गया। केजरीवाल को हम वोट दिया करते थे।
लेकिन अब मोदी सरकार को देंगे। झुग्गियों में परेशानी तो होती ही है। मोदी जी ने आपको पक्का घर दे दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, उनके लिए हम दुआएं देते हैं। दुआ के साथ साथ सामने दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, तो वोट देंगे उनको। हाँ, बिल्कुल देंगे। और जिन गरीबों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में फ्लैट दिए गए हैं वो अंदर से कैसा बना हुआ है, ये जानने की कोशिश की है TV9 संवाददाता सुमंत कुमार ने। आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के। जगह जगह इस तरह से सजावट आपको दिखेगी। ये तस्वीरें देखिए, जैसे आप स्वाभिमान फ्लैट्स में एंटर करेंगे, एक छोटा सा ड्राइंग रूम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ड्राइंग रूम से सटा हुआ अगर आप यहाँ देखें तो एक किचन है। किचन में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंक वगैरह नल सब लग के तैयार हैं, बिल्कुल रेडी टू लिव फ्लैट है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ड्राइंग रूम से सटा हुआ ये एक मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम से सटा हुआ ये देखिए एक बालकनी है, पूरी एक बड़ी सी बालकनी है यहाँ पे। ये तस्वीरें हैं स्वाभिमान फ्लैट्स के भीतर की कि किस तरह से उसकी बनावट है। ये बालकनी आप देखिए, खिड़की सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप। छोटे से एक सिंपल 1 BHK फ्लैट में जो सुविधाएं होती है वो सभी सुविधाएं इस स्वाभिमान फ्लैट्स में देने की कोशिश की गई है। जिन लोगों को ये फ्लैट अलॉट हो रहा है उनका साफ तौर से कहना है कि झुग्गी से अब इस स्वाभिमान फ्लैट्स अपार्टमेंट में शिफ्ट होना ये उनके किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। आतिशी के खिलाफ लड़ेंगी अलका लांबा, ये जानकारी मिल रही है। कालका जी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगी अलका लांबा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा और आतिशी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरी। और खबर है कि संविधान और अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष के नैरेटिव को मात देने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी देश भर में अगले 2 हफ्ते तक आउटरीच कार्यक्रम चलाने जा रही है। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के साथ बीजेपी बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीम का गठन किया गया है, जिसका संयोजक महामंत्री विनोद तावड़े को बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सभी राज्यों की राजधानी और प्रमुख केंद्रों पर गोष्ठियों का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 11 जनवरी से 25 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सभी शिक्षण संस्थानों में संविधान गौरव अभियान के नाम पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं का संबोधन होगा। सभी जिला केंद्रों में अनुसूचित जाति मोर्चा गोष्ठियों का आयोजन करेगा। इस दौरान युवाओं में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान और बीजेपी की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रचारित किया जाएगा। हर प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल्य जिलों में रैली और सभाओं के भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। 25 जनवरी 2025 को सभी मंडलों पर पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग को लेकर खबर है, जहां फैक्ट्री में रखे सॉल्वेंट ड्रम की वजह से आग तेजी से फैलती रही और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं जो बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राथमिकता ये है कि बेकाबू आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, इसलिए मौके पर कई दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने की मशक्कत कर रही हैं। वहीं देखिए आसपास खड़ी गाड़ियां भी किस तरीके से इसकी आग चपेट में आ गई। जाहिर सी बात है, इस हालात को देखते हुए आसपास के इलाके को भी खाली करा लिया गया है। फिलहाल हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी ये आग कैसे बेकाबू हो गई, उसकी तस्वीर आपके सामने। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी के खिलाफ लेफ्ट संगठनों ने ये प्रोटेस्ट किया है। सीएम आवास घेरने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। लेफ्ट मोर्चा के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ वहां प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह लाठीचार्ज करना पड़ा है, उसके बाद वो भागते हुए आईसा का ये प्रदर्शन था। बीपीएससी के खिलाफ लेफ्ट संगठनों का ये प्रदर्शन, जिसमें पुलिस हालात को काबू करते हुए नजर आ रही है, लेकिन किस तरह से वहां मौजूद लेफ्ट के जो छात्र थे वो लगातार उस बैरिकेड को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। सीएम आवास घेरने की तैयारी ये छात्र कर रहे थे। जो छात्र संगठन है उनसे जुड़े, और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए रुपेश की। देखिए ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ रास्ता जाता है। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है और देखिए एआईएसएफ, एसएफआई
और ये जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए छात्र संगठन जो है उनके नेता कार्यकर्ता हैं। इसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी और छात्र नहीं हैं। इसके पहले जो लाठीचार्ज हुआ, जब छात्र संसद होने के बाद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र निकले थे, वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग टूट गई है। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और ये छात्र यहाँ आगे निकल गए हैं। पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये दूसरी बार बैरिकेडिंग टूटी है यहाँ पर और ये छात्र, पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखती रह गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन लगा हुआ है, वाटर कैनन देखिए लगाया गया, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों के समर्थन में जो छात्र नेता हैं, उन्होंने दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बीपीएससी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग के समर्थन में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को लेकर टीवी9 ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर वो लड़कियां सामने आई जिन्हें आमरण अनशन में बाकायदा बुलाया गया और भीड़ बढ़ाई गई। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों की हड़ताल के बहाने सियासत तेज हो गई है। टीवी9 ने प्रशांत किशोर के साथ धरने पर बैठे लोगों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर के साथ धरने पर बैठे ज्यादातर वो लोग या छात्र थे जिन्हें बीपीएससी परीक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है। झुंड में कई ऐसी लड़कियां भी शामिल थी जिनका ना ही प्रशांत किशोर से कोई वास्ता था और ना ही बीपीएससी एग्जाम से। आप परीक्षा दी थी? नहीं, धरने पे गए थे। धरने पे केवल गए थे। क्यों धरने पर गए थे? बीपीएससी के परीक्षार्थी नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करती है यहाँ गांधी मैदान में। आपको किन लोगों ने कहा कि आइए यहाँ धरने पर बैठिए? लोग गए थे ना सर। कौन सर? वो प्रचार कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर। हाँ, वही वो गए थे गांधी मैदान में। और आप लोग? ऐसी कई लड़कियां भी थी जिनका बीपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी में है। हम यहाँ कहाँ बैठे थे आप लोग? यहाँ हम लोग सर के साथ बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, इसलिए धरना पे बैठे। लीक हुआ है? आप परीक्षा दी थी? हाँ। परीक्षा दी थी? परीक्षा नहीं दिया था, परीक्षा आने वाला है। कैसे करिए पेपर लीक हुआ? जैसे पेपर लीक हुआ है सारा नहीं आप परीक्षा दी? आप अनशन पर बैठे थे धरना पर? चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, जहां चीन के सामने विरोध दर्ज कराया गया और चीन सुनिश्चित करे कि हमें नुकसान नहीं हो। चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट की निगरानी भी की जा रही है। अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। First about the dam that you referred to. We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. कासगंज के चंदन हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी 28 दोषियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई। लखनऊ जेल में बंद हैं ये 26 दोषी। 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज कासगंज हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई गई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हुआ। उन लोगों ने ये कहा था कि जो बीमार हैं उनको जो है कुछ सजा कम से कम दी जाए, बस ये डिमांड की गई थी, बाकी कोई खास नहीं। सभी को उम्र कैद सुनाई गई? सभी को आजीवन कारावास। ऊपर की अदालत में आप लोग क्यों जा रहे हैं? 2 लोग जो छोड़े गए हैं उनके विरुद्ध जो है किया गया, हम लोग जाएंगे। जाएंगे आगे। चंदन गुप्ता के भाई ने मुख्य आरोपी को फांसी देने की मांग की है। सरकार भी अपील करेगी और हमारे द्वारा भी अपील रहेगी कि जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी की सजा हो और जो 2 छूट गए हैं उनको भी
उनके लिए भी हमारी अपील रहेगी। सरकार द्वारा सहयोग रहा है, सरकार ने केस लड़ने में पूरी सहायता की है, चाहे लखनऊ NIA कोर्ट के सरकारी वकील हों, चाहे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट के सरकारी वकील हों, सभी ने पूरी मेहनत से केस को लड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने नए साल की शुरुआत योगा से की है। उन्होंने लोगों को योगा अपनाने का संदेश भी दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल पर स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने नए साल के मौके पर अनूठी शुरुआत करते हुए सभी लोगों को योग करने की सलाह दी। भजनलाल ने कहा कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। नया साल अपनी नई आशाओं और खुशियों के साथ आ चुका है। इस साल की शुरुआत में मैं आप सभी को अच्छी सेहत, जो सबसे बड़ा धन है, वह देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि ये नई शुरुआत अपने ऑफिस से क्यों ना की जाए। नए साल की सुबह मुख्यमंत्री ने अचानक अपने सभी स्टाफ को एक संदेश भेजा और कहा कि हम सब योग करेंगे। सभी लोग मुख्यमंत्री के कहने पर पहुंचे और योग किया। सीएम भजनलाल ने अपने OSD और सुरक्षा अधिकारियों को अपनी जीवनचर्या में योग को अपनाने की सलाह दी।